हेलो एवरीवन। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा डीएनए का, वो है आपका यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील। अभी हमने क्या डिस्कस किया था? कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि यूएस और इंडिया के बीच में एक इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट है, वो साइन कर दिया गया है, जिसके तहत जो टैरिफ 50% हाइक कर दी गई थी इंडियन एक्सपोर्ट्स पे यूएस में, उसको फर्दर कट डाउन किया गया है 18% पे। अब ये न्यूज़ आई ही थी। और हमारे जो अपरेल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, उसमें एक आप कहिए कि मतलब देवर जॉयस, देवर हैप्पी कि जो रेट्स 50% के हैं उसको 18% कट कर दिया गया है। उसके तुरंत बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है? यूएस और बांग्लादेश के बीच में भी एक ट्रेड डील साइन कर दी गई है। और इसमें क्या है? इसमें प्रोविजन है जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ का, जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ का। ठीक है, ध्यान रहे ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो आपका सिर्फ टेक्सटाइल और एपरल सेक्टर के लिए, टेक्सटाइल एंड एपरल सेक्टर। ठीक है, और ये कंटिंजेंट है। अभी इस पे कंटिंजेंट मतलब इसके साथ कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं। तो जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या हो गया? मतलब कुछ कंडीशंस अगर बांग्लादेश मीट कर रहा है तो अमेरिका क्या करेगा? उस पे 0% का टैरिफ इंपोज करेगा, विच वुड बी वेरी गुड फॉर बांग्लादेशी टेक्सटाइल एंड एपरल एक्सपोर्ट्स। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है कि जो पहले का जनरल रेट था, जनरल टैरिफ रेट था, जनरल टैरिफ रेट था या जनरल रेसिप्रोकल टैरिफ था, मतलब बाकी हर प्रोडक्ट्स पे, उसको भी 1% से कम कर दिया गया है। इसको भी आपका 20% से अब कितना कर दिया गया है? 19% कर दिया गया है। सो दीज आर द टू की टेक अवेज फ्रॉम यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील। यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील की टेक्सटाइल अप्रैल सेक्टर पे 0% का रेसिप्रोकल टैरिफ रहेगा। कंटिंजेंट टू कि बांग्लादेश है कुछ मेजर्स है उसको माने, मतलब जैसे यूएस के जो कॉटन यार्न्स हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर वो अपनी कंट्री में ला रहा है, अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका जो है वो 0% का टैरिफ है वो इंपोज कर देगा। दूसरा क्या है? बाकी जो जनरल टैरिफ रेट है, जनरल टैरिफ रेट है, वो भी पहले 20% का था, उसको घटा के अब कर दिया गया है कितना? 19% का कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 0% का टैरिफ है टेक्सटाइल सेक्टर पे, वो क्या है? ये पहली चीज तो कोटा बेस्ड है। कोटा बेस्ड मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 0% है तो जितना भी एक्सपोर्ट है बांग्लादेश से अमेरिका में हो रहा है उस पर 0% लगेगा। उस पर कोटा लगाया गया है कि मतलब एक फिक्स्ड वॉल्यूम या फिक्स्ड वैल्यू के गुड्स हैं, खाली उन पे 0% लगेगा। अगर वो पार हो जा रहा है तो उसके बाद नॉर्मल जो रेट्स हैं वो लगने लगेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज इट्स कोटा बेस्ड। दूसरी चीज क्या है कि इसके साथ अमेरिका ने कुछ कंडीशन अटैच की है। कंडीशन क्या अटैच की है? कि हम 0% तभी एक्सटेंड करेंगे जब यूएस इंपोर्ट्स हैं उनको एक्सेस मिलेगा, एक्सेस मिलेगा बांग्लादेश मार्केट में। यूएस इंपोर्ट्स ऑफ कॉटन एंड मैन मेड फाइबर। इसका मतलब अमेरिका ने कंडीशन लगा दी कि अगर तुम हमारा कॉटन और मैनमेड फाइबर खरीदोगे तभी हम 0% का टैरिफ देंगे। और ये जो टैरिफ लगाया गया है वो कोटा बेस्ड है। ऐसा नहीं कि मतलब जितना सामान है बांग्लादेश से जा रहा है सब पे आपका 0% टैरिफ लगेगा। ठीक है, तो जो ट्रेड एनालिस्ट है उनका क्या कहना है? ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि मतलब ये बहुत फेयर डील नहीं है, और अमेरिका ने क्या किया? इस डील को अपने फेवर में करने की कोशिश, अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी को बहुत सिग्निफिकेंटली ओपन कर दिया है, बहुत सिग्निफिकेंटली ओपन कर दिया है। मतलब इस ट्रेड डील में जो अपर हैंड रहा है वो अमेरिका, मतलब अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कंसेशन ले लिया है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश को इस पूरे ट्रेड डील में बहुत कम मिला है। ठीक है, तो क्या क्या कंसेशंस हैं वो दिए गए हैं अमेरिका को बांग्लादेश द्वारा इस डील में? सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना दिया है बांग्लादेश ने इस ट्रेड डील के माध्यम से। तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की बात करें अमेरिका से, तो बांग्लादेश को अब क्या करना पड़ेगा? हर साल $3.5 बिलियन का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो मंगाना पड़ेगा। उसमें क्या है? उसमें गेहूं है, वीट है,
सोया है, कॉटन है, कॉर्न है, मक्का, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है 15 बिलियन डॉलर, 15 बिलियन डॉलर का एनर्जी, की एनर्जी जो है 15 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ एनर्जी है, वो यूएस से लेनी पड़ेगी। मतलब यूएस से इतनी चीजें बांग्लादेश को खरीदनी पड़ेंगी, इसके एवज में जो वहाँ की टेक्सटाइल है वो भी कोटा बेस्ड, ठीक है, टैरिफ इम्पोज किया जाएगा 0% का उस पर, ठीक है। सो दिस इज द दिस इज द की टेक अवे, कि मतलब इतना सब कुछ देने के बाद बांग्लादेश को क्या मिल रहा है? बांग्लादेश को 0% टैरिफ मिल रही है, वो भी कोटा बेस्ड। ऐसा नहीं कि मतलब जितना सामान, जितना टेक्सटाइल है वो 0% पे वो एक्सपोर्ट करेगा, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, खाली उस वॉल्यूम को 0% टैरिफ देना पड़ेगा। उस वॉल्यूम के बाद बांग्लादेश को फेस करना पड़ेगा हायर टैरिफ्स, ठीक है। तो इससे इंडिया के लिए क्या दिक्कत है? व्हाट आर द चैलेंजेस? व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडिया? ठीक है, तो हमने क्या किया था? हमने ये देखा था कि कुछ समय पहले हमने इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट किया अमेरिका के साथ, जिसके तहत हम 50% टैरिफ से कितने पे आ गए? 18% पे, ठीक है। अब क्या है? अब बांग्लादेश जो हमारा एक कॉम्पिटिटर है टेक्सटाइल अपरेल सेक्टर, तो उसको एक कोटा भी 0% टैरिफ मिल चुका है, ठीक है। तो ऑलरेडी उनका एक कॉम्पिटिटिव एज था टेक्सटाइल मार्केट में, क्योंकि टेक्सटाइल के क्षेत्र में चाइना के बाद जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में वो बांग्लादेश ही है। तो दे वर ऑलरेडी एंजॉइंग एन एज, बांग्लादेश ऑलरेडी एक एज एंजॉय कर रहा था। हम खुश हो गए कि ये 18% है, और जो जनरल टैरिफ बांग्लादेश पे थी वो कितने की थी? वो 20% की यूएस ने इम्पोज कर रखी थी। तो हमको लगा अब हमको 2% का मार्जिन मिल गया है, मतलब वी आर बेटर ऑफ बाय 2%, ठीक है। तो हमारे लिए ये क्या रहेगा? ये फायदे का सौदा रहेगा। लेकिन तुरंत बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है? एक तो 0% टैरिफ लगा दिया गया है, भले ये कोटा बेस्ड हो, लेकिन ये ठीक ठाक इंडियन एक्सपोर्ट जो होने थे उसको डेंट करेगा, उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या है? जो टैरिफ 20% का था पहले, जनरल टैरिफ बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स पे, वो कितने का हो गया? वो भी 1% से कम करके कितना कर दिया गया? 19% का कर दिया गया। और इंडिया पे कितना है? 18% का है। तो जो ट्रेड टैरिफ का जो डिफरेंशियल है, जो पहले 2% का था, 18 और 20 में 2% का था, वो कितना हो गया? 19 और 18% में 1% का रह गया है। तो अब मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं बचा, ठीक है। और टेक्सटाइल सेक्टर वगैरह क्या है, या एपरल सेक्टर क्या है, ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव सेक्टर है, इनमें मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, 2 से 4% का। तो 1% का भी जो टैरिफ डिफरेंशियल आ गया, पहले 2% का था, क्योंकि बांग्लादेश के जो इंपोर्ट्स थे वो 20% टैरिफ एक्सरसाइज कर रहे थे, वो घटा के 19% कर दिया गया। और हमारा जो टैरिफ है वो अब कितने का हो गया? 18% का। तो पहले 2% का टैरिफ था, लेकिन अब ये घट के 1% का हो गया है। तो ये सुनने में लग रहा है 1%, लेकिन टेक्सटाइल अप्रैल जैसे सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव सेक्टर के लिए ये ठीक ठाक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मतलब ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को यूएस में नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तीसरी चीज क्या है? तीसरा इंडिया को जो लॉस है, दैट इज कि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स थे कॉटन यार्न के, इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन यार्न्स टू बांग्लादेश वुड नाउ सफर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक हमको ये देखने को मिला था कि ठीक ठाक हम मैनमेड फाइबर कॉटन यार्न्स हैं वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे, हम रेवेन्यू कमाते थे, यहाँ के फार्मर्स हैं उनको भी फायदा होता था। लेकिन ये जो ट्रेड डील हुई है उसमें अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका ने ये कहा है कि 0% का जो हम टैरिफ आपको, कोटा बेस्ड टैरिफ जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं आपके ऊपर, वो एक कंडीशन पे एक्सटेंड कर रहे हैं कि आपको हमसे क्या लेना पड़ेगा? आपको हमसे मैनमेड फाइबर या आपका कॉटन यार्न्स हैं वो खरीदने पड़ेंगे। तो अब हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको ये देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश अब शिफ्ट कर जाएगा किस ओर? यूएस की ओर। जो कॉटन फाइबर्स
हमारे, या कॉटन यार्न इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते थे बांग्लादेश में, अब वो बंद हो जाएंगे और एक उसको नया मार्केट मिल जा रहा है क्योंकि एक नई कंडीशन लगा दी गई है इस डील में। तो अब ये हमारा ठीक ठाक एक मार्केट था कॉटन यार्न का, वो भी हम लूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डील के बाद। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए। एक चैलेंज और है, वो क्या है कि मतलब ये हमारे टाइज को फर्दर डिटोरिएट कर सकता है, मतलब इंडिया बांग्लादेश टाइज हैं वो फर्दर सफर कर सकते हैं। हमको क्या देखने को मिला है, शेख हसीना के जाने के बाद से इंडिया बांग्लादेश टाइज जो मतलब 15 साल से बहुत अच्छे हो रहे थे, मतलब हम नॉर्थवर्ड ट्राजेक्टरी देख रहे थे, अब वो उसमें एक डिप देखने को मिला है। मोहम्मद यूनुस इज वेरी मच एंटाई इंडिया, उसने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि मतलब जो नॉर्थ ईस्ट है दैट इज लैंडलॉक्ड, ठीक है, और वहाँ पे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस किसका होना चाहिए, चाइना का होना चाहिए। तो जियो पॉलिटिकली भी मतलब सब कॉन्टिनेंट में अभी काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। बांग्लादेश की जो रजीम है, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, वो कई नए ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है। तो अब हमको क्या देखने को मिलेगा, इस टाइप के जो इकोनॉमिक लेवरेजेस अमेरिका यूज कर रहा है, उसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया बांग्लादेश टाइज जो हैं वो फर्दर सफर कर सकते हैं। तो व्हाट शुड बी इंडियाज वे आउट, हमको क्या करना चाहिए। हमको ये पता है कि जो ये ट्रेड अग्रीमेंट है दैट इज व्हाट, जो इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच में साइन किया गया है, ये एक ट्रांजिटरी ट्रेड अग्रीमेंट है। ट्रांजिटरी ट्रेड अग्रीमेंट मतलब कि हमको अभी एक फाइनल जो बीटीए है वो साइन करना है। हमने क्या किया है, एक बस इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब एक तरीके से जैसे एग्जाम यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स होता है, हमने उस टाइप का एक प्रिलिमिनरी ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है जिसको हम इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट, अभी बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट है वो अभी साइन होना बाकी है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बीटीए में हम और कंसेशंस लें अमेरिका से, हम और कंसेशंस लें, ठीक है। साथ ही साथ जो अपने एफटीए वाले रूट हैं, ठीक है, उसको हम इफेक्टिवली हार्नेस करें, इसको हम प्रभावी रूप से इसका हम उपयोग करें, इफेक्टिवली हार्नेस करें, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, हमको डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बनाए रखनी चाहिए किसके साथ। हमें पता है कि जो डिस्पेंसेशन है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है बांग्लादेश में, दैट इज होस्टाइल टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया या होस्टाइल टू इंडिया। बावजूद इसके हमको क्या करना है, बिकॉज वी कांट चेंज आवर नेबर्स, सो वी हैव टू कंटिन्यूअसली डिप्लोमेटिकली एंगेज बांग्लादेश। जो भी पक्ष वहां पर सत्ता में आ रहा है, हमको उनके साथ क्या करना है, अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने पड़ेंगे कि मतलब 15 साल में जो भी बिल्टअप हुए हैं वो ऐसा ना हो कि 6 महीने 1 साल में हम लूज कर दें। तो दीज आर द स्टेप्स विच वी कैन टेक टू काउंटर दिस यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील। अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज न्यू सोशल मीडिया रूल्स नोटिफाइड। भी हमको हाल में क्या सुनने को मिला है, हमको हाल में ये सुनने को मिला है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नए आईटी रूल्स के अमेंडमेंट्स अनाउंस किए हैं। आईटी रूल्स अमेंडमेंट नोटिफाई किए हैं, मतलब आईटी रूल्स हमारे 2021 में बन गए थे, इसको हम संशोधित करके, इसको हम अमेंड करके इसमें कुछ नए रेगुलेशंस डाले हैं, कुछ नए प्रोविजंस डाले हैं। प्रोविजंस क्यों डाले गए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इनका, प्रोविजंस डाले गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू कर्बिंग सिंथेटिक कंटेंट। सिंथेटिक कंटेंट क्या होता है, इंटरनेट स्पेस पे सिंथेटिक कंटेंट हो गया एआई जनरेटेड कंटेंट। अभी हमको हाल के वर्षों में क्या देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि एआई का इफेक्टिव अच्छा यूज तो हो ही रहा है, लेकिन इसके नेगेटिव यूज भी हो रहे हैं। इसका इस्तेमाल डीप फेक्स के लिए किया जा रहा है, इसका जो इस्तेमाल है मिस इन्फॉर्मेशन स्मीयर कैंपेन के लिए किया जा रहा है। किसी की डिग्निटी को एक तरीके से कहिए कि डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। फेक इमेजेस, मॉफ्ड इमेजेस, नेकेड पिक्चर्स। आपने ये देखा होगा ग्रॉक क्रिएटेड सेंसेशन अ फ्यू मंथ्स बैक, जहाँ पर उसने देखा कि वो नेकेड इमेजेस हैं या बहुत एक्सप्लिसिट इमेजेस हैं वो महिलाओं की क्रिएट कर रहा था। तो उसकी वजह से एक फ्यूरोर देखने को मिला और
इसीलिए मेती ने क्या किया है, प्रोएक्टिवली एंगेज करके आईटी रूल्स 2021 को अमेंड कर दिया है और इसमें कुछ नए प्रोविजंस डाल दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इन अमेंडमेंट का? ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू कर्ब या टू इफेक्टिवली रेगुलेट सिंथेटिक कंटेंट। सिंथेटिक कंटेंट क्या है? एआई जनरेटेड कंटेंट, एआई जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, अब ये कब से प्रभावी हो जाएगा? दिस वुड कम इन इफेक्ट फ्रॉम 20th फरवरी, 20 फरवरी 2026 से ये प्रभावी हो जाएगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमको ये देखने को मिल रहा था कि बहुत सारे डीप फेक्स हैं, बहुत जल्दी वायरल हो जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लोगों की इमेज टार्निश हो रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा था, डीप फेक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों को टारगेट करने के लिए। तो इस टाइप की चीज़ों को काउंटर करने के लिए मेटी क्या लाई है, ये नए सोशल मीडिया गाइडलाइंस लेके आई है। तो इसमें किया क्या गया है, जो आईटी रूल्स 2021 थे, आईटी एक्ट 2020 के अंतर्गत जो बने थे, उसको संशोधित करके उसमें कई कुछ नए प्रोविजंस डाले गए हैं। तो क्या मेजर टेक अवेज हैं, व्हाट आर द की टेक अवेज? सबसे पहले नोटिफाई किया गया है कि कोई भी इलीगल कंटेंट होगा, कोई भी इलीगल कंटेंट है, उसको 3 घंटे में हटाना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। पहले कितना था? पहले 36 घंटे था। ठीक है, इलीगल कंटेंट क्या? इलीगल कंटेंट मतलब वो कंटेंट जो कोर्ट ने या सरकार ने प्लेटफॉर्म को बताया कि भाई ये अवैध है, ठीक है, या गैर कानूनी है, तो वो इलीगल कंटेंट हो जाएगा। तो पहले क्या था, जो अक्टूबर वाली नोटिफिकेशन प्रपोजल आया था उसमें ये था कि 36 घंटे में हटाना पड़ेगा। अब इसको कम करके कितना कर दिया गया है? 3 घंटे कर दिया गया है। क्योंकि जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स थे, उनका ये कहना था कि 36 घंटे बहुत होते हैं, उतने देर में कंटेंट वायरल हो जाता है, ठीक है, तो लोगों की जो डिग्निटी है उस पर एक डेंट पहुंचता है, तो इसको कम करिए, इसको 3 घंटे करिए। तो सरकार ने बात सुनी और इसको 36 घंटे से, अक्टूबर वाला प्रपोजल क्या था, वो था आपका कि 36 घंटे में हटाना पड़ेगा, इसको कम करके कितना कर दिया गया है? 3 घंटे कर दिया गया है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका जो नॉन कंसेंशुअल कंटेंट है, उसको 2 घंटे में हटाना पड़ेगा, उसको 2 घंटे में हटाना पड़ेगा। नॉन कंसेंशुअल और इलीगल में आप अंतर समझिए। इलीगल कंटेंट वो हुआ जो सरकार या कोर्ट बता रही है, ठीक है, कि ये जो आपके प्लेटफॉर्म पे चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, फॉरवर्ड हो रही हैं, वो इलीगल है। तो उस कंटेंट को इलीगल माना जाएगा जो सरकार या कोर्ट कह रही है। नॉन कंसेंशुअल कंटेंट क्या हो गया? नॉन कंसेंशुअल कंटेंट हो गया, मान लीजिए पर्सन ए है, उसकी मॉफ्ड इमेजेस हैं, वो बिना उसके कंसेंट के अगर किसी सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे घूम रही हैं, तो वो क्या है, वो उसके कंसेंसस के बिना है, उसको पता ही नहीं है, उसके कंसेंसस के बिना घूम रही हैं। तो अगर उसकी नोटिस में आ जा रही है चीज़, उसकी जानकारी में आ जा रही है और वो ये कंटेंट हटवाना चाह रहा है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या करना पड़ेगा? इस पूरे कंटेंट को 2 घंटे में हटाना पड़ेगा। तो ये दो मेजर टेक अवेज हैं। तीसरा क्या है? तीसरा जो टेक अवे है दैट इज एक प्रोमिनेंट लेबलिंग करनी पड़ेगी। प्रोमिनेंट लेबलिंग, अब देखिए एआई बहुत तेजी से मैच्योर कर रहा है। अब इससे जनरेटेड जो वीडियोस हैं और इससे जनरेटेड जो इमेजेस हैं, दे आर वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रियल वंस। मतलब असली और नकली में आप अंतर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है? इससे ये है कि भाई फेक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती है। हो सकता है किसी मिनिस्टर से कुछ ऐसी बातें बुलवा दी जाएं जो उन्होंने बोली ही ना हो, तो इससे क्या है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जैसी सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। तो नए गाइडलाइंस के तहत ये है कि मतलब एआई जनरेटेड सिंथेटिक कंटेंट अगर है तो उसमें प्रोमिनेंट लेबलिंग होनी चाहिए। मतलब लेबल करना मतलब कुछ ऐसा मार्क होना चाहिए या कुछ ऐसा इंसिग्निया होना चाहिए जिससे आम जनमानस को पता चल जाए कि ये इमेज जो है वो रियल नहीं है, ये वो रियल नहीं है, वो क्या है, वो एआई जनरेटेड है या वो सिंथेटिक है। पहले क्या था, जो अक्टूबर वाला प्रपोजल था जो 36 घंटे की बात कर रहा था, सेम प्रपोजल में बात हो रही थी कि जो लेबलिंग होगी दैट शुड बी व्हाट, 10%। मतलब इमेज अगर मान लीजिए 100 स्क्वायर इंच की है या 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की है, तो उसका 10% है, उसमें सिर्फ लेबलिंग होनी चाहिए ये बताते हुए कि ये एआई जनरेटेड है। लेकिन फिर क्या हुआ, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे
और जो टेक कंपनीज हैं उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे स्पेस जो है वो कम हो जाएगी, जो प्रेजेंटेशन है कंटेंट का वो खराब हो जाएगा। तो सरकार ने ये बात सुनी और ये 10% वाला जो प्रोविजन था कि मतलब किसी भी इमेज का 10% वो लेबलिंग में इस्तेमाल होगा, उसको हटा दिया गया है। लेकिन उसकी बजाय क्या लाया गया है कि कुछ प्रोमिनेंट लेबलिंग का प्रोविजन हो, कि मतलब एक आम आदमी एटलीस्ट डिस्टिंग्विश कर पाए, आम आदमी डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये इमेज जो है वो एआई जनरेटेड है और ये जो इमेज जो है वो आपकी रियल है। ठीक है, अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि अगली चीज क्या, मतलब प्रोविजन नहीं है ये, लेकिन हाँ ये है कि जो रूटीन एडिटिंग वाली चीजें हैं, रूटीन एडिटिंग है, या कई ऐसे एआई सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो क्वालिटी एनहांस करते हैं इमेजेस की, उनको इसके परव्यू से बाहर रखा गया है। उसको इसके रूटीन एडिटिंग प्लस क्वालिटी एनहांसमेंट वाले जो एआई एप्लीकेशन है। क्वालिटी एनहांसमेंट क्या मतलब, मान लीजिए कोई 40 साल 50 साल पुरानी फोटो है, उसको किसी एआई सॉफ्टवेयर या एआई टूल के माध्यम से अगर उसकी क्वालिटी एनहांस की जा रही है, ठीक है, उसकी जो लाइन डिमार्केशन है वो बेटर की जा रही है, तो वो इसके परव्यू में नहीं माना जाएगा, मतलब दैट वोंट बी ट्रीटेड एज सिंथेटिक इमेज। ठीक है, तो इसको परव्यू से बाहर रखा गया। अब देखिए ये सारी चेंजेस जो हैं वो क्यों हुए हैं? क्योंकि सरकार जो है वो प्रोएक्टिव होके एआई क्षेत्र को रेगुलेट करना चाह रही है। ठीक है, उसको दिख रहा है कि भाई डीफेक के आगे और ज़्यादा मिसयूज बढ़ सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन और ज़्यादा हो सकती है। तो गवर्नमेंट क्या की है, अच्छी चीज़ है कि वो प्रोएक्टिव गवर्नेंस के तहत पहले से रूल्स बनाना, पहले से नए नोटिफिकेशन ऐड करना, अमेंडमेंट्स करना, वो शुरू कर दिए। लेकिन इससे संबंधित कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ इश्यूज भी हैं। पहला क्या है? पहला ये है कि ये आर्टिकल 19 जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्री स्पीच, इसके वायलेशन में भी आ सकता है, कई बार इसके वायलेशन में भी आ सकता है। जो एजेंसीज हैं, स्टेट है, वो इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो दिस वुड बी डेट्रीमेंटल टू व्हाट? फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, दूसरा प्रोविजन क्या है? दूसरा चैलेंज है, हमने ऊपर देखा कि कोई भी इलीगल कंटेंट है उसको 3 घंटे में हटाना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज व्हाट, डिटरमाइनिंग इलीगैलिटी इन 3 आवर्स इज अ टफ टास्क। और कम्युनिकेट करना उसको, ठीक है, कम्युनिकेट करना, क्योंकि होता क्या है कि चीजें आजकल के समय में बहुत तेजी से वायरल हो जाती हैं। तो कोर्ट ने 12 बजे ऑर्डर दिया है कि ये इलीगल है, 3 बजे तक मान लिए कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर 50 करोड़ का यूजर बेस है, ठीक है, तो 3 घंटे के भीतर ये सारी चीजें टेक डाउन कर लेना। क्योंकि होगा क्या कि बहुत वायरलिटी आजकल बहुत ज्यादा है, एक जगह से 10 जगह फॉरवर्ड हो रहा है, 10 से 100 जगह फॉरवर्ड हो रहा है, तो 3 घंटे में ये सारा टेक डाउन करना ये एक मेजर दिक्कत है। तो डिटरमाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग, डिटरमाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग illegality in 3 hours is a major challenge, is a major challenge। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ये टेक जायंट्स हैं, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि भाई ये जो प्रोविजन है ये दिक्कत है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से जो हमारा सेफ हार्बर प्रोविजन है, सेफ हार्बर क्लॉज है, हम उससे वंचित हो सकते हैं। सेफ हार्बर क्लॉज क्या है? सेफ हार्बर क्लॉज ये है आईटी एक्ट 2000 के तहत कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे वोंट बी लाइबल टू फॉर व्हाट, फॉर कंटेंट विच आर होस्टेड बाय द थर्ड पार्टी। ठीक है, जैसे मान लिए मैं एक यूज़र हूँ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, मैंने उस पर कोई चीज़ ऐसी पोस्ट कर दी जो आप कहिए ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी जो होगी वो मेरी होगी सेफ हार्बर क्लॉज में, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नहीं होगी। ठीक है, तो थर्ड हार्बर क्लॉज क्या कर रहा है? हार्बर प्रोविजन जो है वो आपका एक सेफ हार्बर प्रोविजन क्या कर रहा है, वो जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बचा रहा है, उनको बचाता है, एक लीगल इम्यूनिटी देता है, गिवन दैट दे आर फॉलोइंग ड्यू डिलिजेंस, गिवन दैट दे आर फॉलोइंग ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, तो ये एक मेजर मुद्दा है। जो टैक्स जायंट्स हैं वो इसीलिए नर्वस हैं कि भाई ये जो 3 घंटे वाली जो डेडलाइन है, दैट इज
वेरी डेट्रीमेंटल टू आवर एग्जिस्टेंस। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि वो जो सेफ हार्बर वाला क्लॉज है उससे जो इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है, उससे ये बाहर हो जाएंगे। अगली चीज क्या है, अगली चीज है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस केस में, जैसे नॉन कंसेंसुअल इमेजेस है वो घूम रही हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई पर्सनली मैसेज भेजे कि भाई ये मेरा कंटेंट है, तो ये ऑथेंटिकेट करना कि ये नॉन कंसेंसुअल इमेजेस जो हैं वो इसी व्यक्ति की हैं, ये डिटरमाइन करना आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए दिक्कत वाली बात है। तो ये नए नोटिफिकेशन को ओपोज जो किया जा रहा है टेक जॉइंट्स द्वारा, वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई जो इसमें प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ज़्यादा एडहॉक हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा सेफ हार्बर प्रोविजन है उसको भी छीन ले रहे हैं, ठीक है। एंड इट्स वेरी टफ टू कंप्लाई। 3 घंटे में मान लीजिए कोई चीज़ वायरल हो गई है, मिलियंस ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड शेयरिंग इट ऑन ABC या XYZ प्लेटफॉर्म, तो मिलियंस ऑफ पीपल जब उसको शेयर कर रहे हैं, बहुत तेजी से वायरल हो गया है, तो 3 घंटे में इलीगल डिक्लेयर होने के बाद इसको हटा लेना इज गोइंग टू बी अ टफ टास्क, ठीक है। तो आगे करना क्या चाहिए, आगे ये करना चाहिए कि देखिए, अच्छी चीज़ है कि सरकार ने सही साथ में साथ रहते हुए एक मतलब प्रोएक्टिव स्टेप लिया। प्रोएक्टिव का स्टेप का मतलब क्या हो गया, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिएक्टिव और दूसरा होता है प्रीएक्टिव। प्रोएक्टिव, रिएक्टिव क्या हो गया, जब घटना घट गई है उसके बाद हम कुछ कानून बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं। प्रोएक्टिव क्या हो गया, प्रोएक्टिव का मतलब हो गया कि आप देख रहे हैं कि ये समस्या आने वाली है और आप पहले से प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, आप नए कानून बना ले रहे हैं, नए रूल्स नए लॉज ले आ रहे हैं। तो सरकार ने अच्छा काम किया किया है कि मतलब समय साथ रहते हुए नए रूल्स बना दिए हैं, लेकिन हमको क्या करना है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री मतलब जो टैक्स जाइंट्स हैं वो एक मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके भी जो कंसर्न्स हैं वो रेक्टिफाई करने चाहिए, उसको भी उसका भी मतलब जो शिकायत है वो उसका भी निवारण होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, साथ ही साथ मतलब क्लियर कट गाइडलाइंस। इस ये रूल्स तो बन गए हैं, लेकिन फर्दर हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कट गाइडलाइंस ला सकते हैं कि मतलब डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। बहुत एडहॉक चीजें सरकार को नहीं लानी चाहिए। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी है वो आना बंद हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या है, ऑपरेशनल इश्यूज आए दिन हमको देखने को मिलेंगे। तो प्रोएक्टिव होके गवर्नमेंट जो रूल्स है नोटिफाई किए, दिस इज अ गुड थिंग। बट यहाँ से हमको क्या करना चाहिए, क्लियर कट डूज एंड डोंट्स की लिस्ट सरकार को निकालनी चाहिए, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे कंसर्न करते हुए, ठीक है, एक मिडल पाथ पे आना चाहिए। सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू न्यू सोशल मीडिया रूल्स नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाल ही में संपन्न हुए अमेरिका बांग्लादेश व्यापार समझौते पर चर्चा कीजिए। भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? डिस्कस द रिसेंटली कंक्लूडेड US बांग्लादेश ट्रेड डील, व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैज फॉर इंडिया। ठीक है, दिस इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है।